हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी। इसके पहले हमने पृथ्वी की संरचना से लेके पृथ्वी पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की हलचलें, हमने भूकंप और एज़ वेल एज़ आज हमारा ज्वालामुखी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा पर्वत, पठार और मैदान आएँगे। तो एक एक साथ ये पूरी सभी सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। नाउ हम ज्वालामुखी में हम देखेंगे कि ये ज्वालामुखी को हम पूरा डीप में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी क्या होते हैं, कौन से ज्वालामुखी में किस टाइप के पठार बनते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसआई, बैंक एग्ज़ाम, सेंट्रल रेलवे सभी के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं या हम ऐसी सभी चीज़ों को कवर अप कर रहे हैं जो इन सभी के क्राइटेरियाज़ को कवर अप करेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ पहले प्रीवियस टॉपिक्स का रिविज़न्स करेंगे कि हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया है। तो हमने पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप ये वाले वीडियो नहीं देखे तो इसमें डायरेक्टली क्लिक की करके आप डायरेक्टली वीडियो में जा सकते हैं, जिसमें हम मेंटल के बारे में पढ़े, क्रोड के बारे में पढ़े, स्थलमंडल के बारे में पढ़ा हमने, सियाल के बारे में पढ़ा। चलो लेट्स वी डिस्कस कि ये क्या होते हैं। तो हमने देखा कि ये देखिए ये भू-प्रॉपर्टी होती है, इसके बाद ये मेंटल होता है। मेंटल की जो रेंज होती है वो 2900 तक होती है। फिर क्रोड को अगेन हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, C1 एंड C2 की। एंड आफ्टर दैट सियाल। सियाल जो है ये है सियाल जो 100 किलोमीटर तक होता है। पृथ्वी की हलचलों में हमने देखा कि पृथ्वी की हलचलें 2 टाइप की होती हैं, मंद हलचलें तथा आकस्मिक हलचलें। मंद हलचलें जो होती हैं ये अगेन 2 टाइप की हो जाती हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में देखा जाए तो जो उभार और धँसाव आता है वो इसी के थ्रू आता है। तो धँसाव और उभार बेसिकली ऊर्ध्वाधर हलचलों के कारण आता है। एंड संपीड़न बल की जो होती है वलन क्रिया के थ्रू ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। बड़ी-बड़ी जो अभी तक सबसे महान पर्वतमालाएँ हैं वो वलन क्रिया के थ्रू ही डेवलप्ड हुई हैं। ऑन द अदर हैंड तनाव बल जो है वो इसके थ्रू भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है जस्ट 2 फोर्सेस अपोजिट लगते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जिसके कारण हमारी भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। आकस्मिक हलचलों में हमने भूकंप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। साथ-साथ में हमने देखा कि भारत का स्वरूप जो 60 करोड़ ईयर्स पहले था, वो कैसे अभी हमारा नवीन भारत का निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना भारत कैसे जाके टैथिस सागर में का अ, का अ अ, टैथिस सागर से टकराकर कैसे हिमालय पर्वत का निर्माण किया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑलरेडी जो हमने भूकंप में पढ़ा है, भूकंप में हमने देखा कि एक फ़ॉल्ट लाइन होती है, फ़ॉल्ट लाइन के थ्रू ही हमारा जो हाइपोसेंटर या फ़ोकस से अ, हमारी ऊर्जा जनरेट होती है। तो वो 2 टाइप से चलती है, पी वेव्स एंड एस वेव्स। और जैसे ही फ़ॉल्ट लाइन के ऊपर आती है तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाती है एल वेव्स एंड आर वेव्स। एल वेव्स मीन्स लव वेव्स, आर मीन्स रिलीज वेव्स। ये 2 टाइप। तो पी एंड एस वेव्स होती हैं। तो पी वेव्स जो होती हैं वो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती हैं, ये तीनों मैटर में चलती हैं। और एज़ इन इन ऑन द अदर हैंड हमारी जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, एस वेव्स, ये ओनली ठोस पदार्थ में चलती हैं, इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इनकी वेलोसिटी थोड़ी-सी कम होती है। ये अगर किसी पदार्थ का घनत्व अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ में ये जो पी वेव्स की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, अगर कम घनत्व वाले पदार्थ में पी वेव्स की वेलोसिटी थोड़ी-सी कम होती है। इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, लव वेव्स एंड रेयलिश वेव्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। बुनियादी तौर पर बॉडी वेव्स देख सकते हैं आपकी, ये भूगर्भीय तरंग है तो ये इधर से डायरेक्टली पहुँच जाती हैं। ऑन द अदर हैंड सरफेस वेव्स जो है सरफेस पे होते हुए आती हैं। सरफेस वेव्स में जो हमारी एल वेव्स होती हैं, एल वेव्स क्या होती है जस्ट एक अपोजिट नेचर में फ़ोर्स लगाती हैं हॉरिज़ॉन्टली डायरेक्शन में। एंड हमारी आर वेव्स होती हैं वो एक वेव बनाती हैं, वेव फॉर्म बनाती हैं, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक होती हैं। अब हम आते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी कैसे बनता है? इसमें देखेंगे तो ज्वालामुखी में आप देख सकते हैं कि जो है छिद्र या द्वार, जिसके थ्रू सेल पदार्थ या राख, जल वाष्प, अन्य गर्म टुकड़े धीरे-धीरे इससे निकलते हैं, जिसको बोलते हैं हम ज्वालामुखी जहाँ से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेटर या शंकु। ये पदार्थ आंतरिक गर्म भागों से भूपृष्ठ तक फेंके जाते हैं। इनके छिद्र या भूपृष्ठ से उनके भागों में पाए जाने वाले सेल संस्तर अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। तो छिद्र या भूपृष्ठ पृथ्वी के उन भागों में पाए जाते हैं, मीन्स ये वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर हमारी भूप्रपर्टी की थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, या वहाँ पर उसकी भूप्रपर्टी की जो थिकनेस होती है वो थोड़ी-सी कम होती है। वहीं पर ये सेल संस्तर अपेक्षाकृत
पाए जाते हैं। इसमें इसकी जो टर्मिनोलॉजी से देखा जाए तो ये शंकु होते हैं, ये क्रेटर होते हैं जहाँ पर थोड़ी-सा गड्ढा टाइप का बना होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। ये जो हमारा क्या होता है कि जब लावा निकलता है तो ये क्या होता है छोटी-छोटी चट्टानों के थ्रू अगेन इसको इस भूमि को अलग कर देता है, अलग-अलग 2 भागों में डिवाइड कर देता है, इसको बोलते हैं हम डाइक। डाइक बोलते हैं नलिका, नलिका जिसके थ्रू हमारा जो लावा है वो अन्य अदर ब्रांचेस में निकल जाता है, उसको बोलते हैं हम शंकु। जहाँ से निकलता है उसको शंकु बोलते हैं और इसको इनको बोलते हैं नलिका। लावा का प्रवाह बेसिकली नीचे की तरफ होता है, इससे हमारी इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है, आग्नेय सेल्स का निर्माण होता है। शंकु के ऊपर का आकार जिसका गड्ढा होता है उसे बोलते हैं क्रेटर। नाउ हम डिस्कस करेंगे ज्वालामुखी के टाइप्स कि ज्वालामुखी के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा कि सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी 3 टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। सक्रिय ज्वालामुखी दैट मीन्स एक्टिव ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो अभी सो रहे हैं एंड विलुप्त ज्वालामुखी जो खत्म हो चुके हैं। इसकी डेफिनेशंस अगर हम प्रॉपर्ली देखें तो सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी जिनके समय पर उद्गार होते हैं, मीन टाइम टाइम पे उद्गार होते रहते हैं, वर्तमान में अभी एक्टिव है राइट नाउ, तो उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। बेसिकली अगर इनका जो इस टाइप की ज्वालामुखी है वो भूमध्य सागर में स्ट्रॉम वैली, इंडोनेशिया या क्रोकाटोआ, फिलीपाइंस में, मियान में एंड हवाई द्वीप समूह में, मोनोलोआ में, भारत में बैरन द्वीप पे उपस्थित हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए भारत पे कहाँ पर है, भारत में बैरन द्वीप पे है, हवाई द्वीप पे है। एक्टिव द्वीप में क्या होता है देखिए, एक्टिव मैग्मा होता है जो अभी भी निकल रहा है, इसको हम एक्टिव टाइप्स ऑफ ज्वालामुखी बोलते हैं। प्रसव ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें वर्तमान काल में उद्गार नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनमें मैग्मा है जो कभी भी हो सकता है। ये राइट नाउ स्लीपिंग मोड में है, लेकिन ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इसमें लेकिन एक्चुअली हम क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा ज्वालामुखी प्रसव ज्वालामुखी है और कौन सा ज्वालामुखी विलुप्त ज्वालामुखी है। वी कांट आइडेंटिफाई, लेकिन इस टाइप की ज्वालामुखी जो होते हैं वो दक्षिण अफ्रीका के कोटोपैक्सी के प्रमुख स्रोत के ज्वालामुखी हैं। ये इटली में वियत्स में भी पाए जाते हैं। तो ये इस टाइप की ज्वालामुखी। नाउ हम आते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। इन 2 प्रकार की ज्वालामुखी में विरोध में ऐसे ज्वालामुखी जो ऐतिहासिक काल में उद्गार ही मीन्स इस सेंचुरी में उद्गार ही नहीं हुए, इन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। एक वर्मा में, म्यांमार की वर्मा में माउंट पोपा या तनांजिया में या किलिमंजारो में एक विलुप्त ज्वालामुखी है। किसी भी ज्वालामुखी के प्रसुप्त या विलुप्त ज्वालामुखी के प्रकार को बाँटना आसान नहीं होता है एक्चुअली कि हम वी कांट आइडेंटिफाई कि कौन सा ज्वालामुखी विलुप्त है, कौन सा ज्वालामुखी स्लीपिंग मोड में है। सो उदाहरण के लिए अगर हमारा देखा जाए तो वेसुवियस एंड क्राकोटोआ के हजारों वर्ष से विलुप्त ज्वालामुखी थे, लेकिन अचानक उद्गार हो गए। तो राइट नाउ दे आर सक्रिय ज्वालामुखी। सो इस कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी कांट आइडेंटिफाई कि दिस ज्वालामुखी दिस टाइप्स, लेकिन इस टाइप से इनको डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कि उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, सेकंड है दरारी उद्भेदन। अब केंद्रीय उद्भेदन क्या कहलाता है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए कि हमने क्रेटर के बारे में पढ़ा। क्रेटर ये है, ओके। उद्भेदन का एक छिद्र या द्वार से दो होता है, मतलब ज्वालामुखी का जो उद्भेदन होता है वो एक छिद्र या द्वार से होता है, तब इसे केंद्रीय उद्भेदन बोलते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी विभिन्न प्रकार की गुंबदाकार, शंक्वाकार पहाड़ियों का निर्माण करते हैं। गुंबदाकार या गुंबदा या शंक्वा, तो इस टाइप की पहाड़ियों का निर्माण करते हैं। इन पहाड़ियों का आकार ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो आकार है वो कौन-सा ज्वालामुखी से पदार्थ निकल रहा है। ये पदार्थ 2 टाइप का हो सकता है, हम उसके बारे में देखेंगे कि जो आकार है वो पदार्थ की प्रकृति पे कैसा निर्भर करता है। ये भी एक मैटर करता है क्योंकि जब इधर से मैग्मा निकलेगा तो मैग्मा का क्या फ्लो रेट है, अकॉर्डिंग टू फ्लो रेट हमारा अ किस टाइप की पहाड़ी बनने वाली है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। केंद्रीय प्रकार के ज्वालामुखी में छिद्र तथा द्वार से उद्गार होते तथा इस प्रकार के उद्भेदन के कारण शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है। शंक्वाकार पहाड़ी का निर्माण होता है। नाउ हम देखते हैं दरारी उद्भेदन। कभी-कभी भूकंपों या भ्रंशन के भूपृष्ठ पर गहरी और लंबी दरारें पड़ जाती हैं। अब हमारा जो भूपृष्ठ है उसमें क्या होगी, गहरी और लंबी दरारें पड़ गई। अब इस टाइप की दरारों से क्या होगा, मैग्मा इन दरारों से धीरे-धीरे बाहर निकलने लगता है। इस प्रकार के उद्भेदन को दरारी उद्भेदन कहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गारों से लावा मोटी-मोटी परतें जमा हो जाती हैं और इससे लावा का पठार, लावा शील्ड का निर्माण होता है। जब दरारें होती हैं तो दरारें क्या होती हैं, दरारों से मैग्मा निकलता है और एक लावा का पठार या लावा शील्ड का निर्माण करता है। अगर देखा जाए दरारी प्रकार के ज्वालामुखी में उद्भेदन एक दरार से होते हैं। इस प्रकार के उद्गारों से पठारों,
सील्डों का निर्माण होता है। भारत में राइट नाउ जो दक्कन का पठार है वो इसी का एक उदाहरण है। डेक्कन प्लेट्यू नाउ लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी को अगेन डिवाइड किया गया। अब हम आते हैं, हमने देखा कि पदार्थ की तरलता, पदार्थ पे क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अगर पदार्थ हमारा क्षारीय लावा है या अम्लीय लावा है, तो क्षारीय लावा में कौन सी प्रकृति होगी और अम्लीय लावा में कौन सी प्रकृति होगी, कौन सी क्वालिटी होगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी जो पोजीशन से हमारा जो सेक्शंस का मतलब जो हमारा कि हमारा किस टाइप का पहाड़ का निर्माण होगा वो डिफाइन करेगा, ठीक है? तो क्षारीय लावा के बारे में डिस्कस करें तो क्षारीय लावा में देखिए कि धात्विक खनिजों का अनुपात अधिक होता है, मीन्स धात्विक खनिजों का उत्पाद अधिक होता है। इसका पिघलन बिंदु नीचे होता है, मीन्स खनिज का अनुपात धात्विक मेटल्स बहुत ज़्यादा है इसमें। और मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ी-सा नीचा है। अब इससे क्या है, क्षारीय लावा अधिक तरल होता है। अब क्षारीय जो लावा है हमारा इसका वो अधिक तरल होगा, मीन्स उसकी डायलिटी थोड़ी-सी कम होगी। तो जब ये क्या होगा, जब निकलेगा इस टाइप का क्षारीय लावा निकलता है तो क्या होगा, ये उसका उद्गार लावा दूर-दूर तक शीघ्रता से फैल जाएगा। मीन्स इसका जो फैलाव एरिया होगा थोड़ी-सी ज़्यादा होगा। इस लावा की पतली परतें विस्तृत क्षेत्र में जमा हो जाएँगी। इस प्रकार उद्गारों या शील्डों का निर्माण होगा। इस टाइप का एरिया जो होता है वो शील्डों का निर्माण होगा, लाइक लावा गुंबदों का निर्माण करेगा। अगर प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप समूह में स्थित सील्ड ज्वालामुखी हैं, ये इसी प्रकार की ज्वालामुखी हैं। इससे क्षारी लावा टाइप का ज्वालामुखी या क्षारी लावा निकलता है। क्षारी लावा में के विपरीत अगर देखा जाए तो अम्लीय लावा में क्या होता है, सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है। जब हम किसी में सिलिका की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी सा ज़्यादा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जैसे ही निकलता है वो तुरंत का तुरंत जम जाता है। अब जैसे ही जमा तो इसके कारण क्या हुआ, भू आकृतियों का जो निर्माण होता है इसके थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा तीखा, मीन्स शंकु टाइप का होता है। अम्लीय लावा शंकु की ढाल क्षारीय लावा के शंकु की ढाल से तीव्र होते हैं। अगर ये अम्लीय लावा का है और ये हमारा क्षारीय लावा का है, तो क्षारीय लावा आप देख सकते हैं कि एक गुंबद का निर्माण किया या एक सील का निर्माण किया, जबकि इसका जो होता है वो शंकु के आकार का होता है। तो हमने प्रीवियसली जो डिस्कस किया था कि शंकु टाइप के जो पहाड़ियों का निर्माण करते हैं वो बेसिकली अम्लीय लावा करते हैं। ज्वालामुखी का वितरण जो है कि अभी तक ज्वालामुखी कितने हैं, तो अगर देखा संसार में जो ज्वालामुखी अप्रॉक्सिमेटली 500 हैं। इनमें से 3 निश्चित पेटियों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फर्स्ट है प्रशांत महासागरीय पेटी, सेकंड है मध्यवर्ती पेटी, थर्ड है अफ्रीकी दरार पेटी। ओके। अब हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट में डिस्कस करेंगे प्रशांत महासागर पेटी की। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किस पेटी में है, उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहाँ अत्यधिक वलन या भ्रंश होता है। वलन या भ्रंश, आपने देखा होगा कि वलन क्या होगा, ये फोर्स होता है एंड ये फोर्स होता है। मीन्स जहाँ पर भ्रंश सबसे ज़्यादा पाए जाएँगे वहाँ पर हो सकता है, या वलन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। वलन मीन्स फोर्स जस्ट एक दूसरे के अपोज़िट में लग रहे हैं, तो वलन क्रिया जहाँ पर होगी वहाँ पर सबसे अधिक पाई जाएँगी। वे तटीय पर्वतीय क्षेत्रों के साथ द्वीपों तथा महासागरों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। महासागरों के आंतरिक भागों में भी पाए जाते हैं। महाद्वीपों के आंतरिक भाग में की इनकी क्रिया सामान्यतः अछूते हैं, मीन्स जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में वो बहुत ही कम है। लेकिन जितने भी मोस्टली पाए जाए हैं वो क्या है, तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जितने भी हैं, वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागरीय क्षेत्र अगर ये देखा जाए तो हमारा ये जो है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, इसमें मोस्ट ऑफ द ज्वालामुखी हैं, इसमें 83 जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी इसमें 83 है। इसके कारण इसको अग्नि वलय बोला जाता है। इसमें ज़्यादा ज्वालामुखी होने के कारण इसको अग्नि वलय बोला जाता है। अगर देखा जाए तो यह वलय दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत से स्टार्ट होता है और साथ-साथ में प्रारंभ होकर अलास्का से लेके अल्यूर अल्यूसियन से लेके जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया तक, न्यूजीलैंड तक जाके फैल जाता है। सेकंड है हमारा जो है मध्यवर्ती पेटी। मध्यवर्ती पेटी का जो ज्वालामुखी की संख्या है वो दूसरे स्थान है। ये यूरोप के आल्प्स पर्वत से लेके टर्की तथा हिमाचल पर्वत तक जाता है। हिमाचल पर्वत यहाँ पे है तो हिमाचल पर्वत तक जाता है। होते हुए प्रशांत महासागर पेटी में मिल जाता है।
तो ये जो हमारा ये वाला एरिया है अगर देखा जाए तो ये इधर पर जो ये एरिया है यूरोप से लेके और ये वाला एरिया है तो ये वाला एशिया है, ये प्रशांत महासागर मिल जाते हैं। तो ये वाली ये जो पेटी है मध्यवर्ती पेटी इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। इसमें अफ्रीकी दरार पे मोस्टली ये यूरोप से स्टार्ट होके प्रशांत की पट्टी में जाके मिलता है। हिमाचल पर्वत की जो प्रदेश की पेटी हिमाचल प्रदेश की पेटी भी इसी के अंडर में आती है, मध्यवर्ती जलाल की पेटी में। इसमें सेकंड नंबर पे इसकी पोजीशंस है। अफ्रीकी दरार पेटी का जो है तीसरा स्थान है, अफ्रीकी दरार की पेटी का जो है हमारा तीसरा स्थान है। सॉरी ये दिस वन एंड इसमें बेसिकली जो जितने भी ज्वालामुखी हैं वो विलुप्त टाइप की ज्वालामुखी हैं। केवल माउंट कैमरून ज्वालामुखी जो पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित है वो सक्रिय है, लेकिन मोस्टली जितने भी हैं वो विलुप्त ज्वालामुखी हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा कि माउंट कैमरून को ज्वालामुखी जो पश्चिम मध्य अफ्रीका में है वो किस टाइप का ज्वालामुखी है? विलुप्त दिस वन। सो यू कैन से लाइक दैट कि ये ज्वालामुखी जो है एक ही ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, तो राइट नाउ माउंट कैमरून ज्वालामुखी है। अब हमने देखा कि भूकंप के बारे में ऑलरेडी कवर अप कर लिया है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ इसका जो है भूकंप के प्रभाव और कारण भी पढ़ लिए हैं, तो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। हमने देखा था कि जो भूकंप है सबसे ज़्यादा जो वितरण है वो जहाँ पर ज्वालामुखी होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए अब जो वितरण है वो इसी टाइप से इसका डिवाइड एंड रूल हुआ है। यहाँ से ये पूरा इसमें ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस टाइप से इसको प्रशांत महासागर पेटी में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। एक और है जो मध्यवर्ती पेटी में है, मध्यवर्ती पेटी में भी ज्वालामुखी वाला एरिया है। जो 68% भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं। ना ज्वालामुखी और ज्वालामुखी निर्मत से स्थल रूप अगर हम देखें तो सील्ड ज्वालामुखी हमने देखा था। सील्ड ज्वालामुखी क्या होते हैं? तो लावा है, लावा 2 टाइप का हो गया, हमने पढ़ लिया कि क्षारीय लावा एंड अम्लीय लावा। अम्लीय लावा में जो उसकी जो विस्कोसिटी होती है थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, क्षारीय लावा की विस्कोसिटी थोड़ी-सी कम होती है। इसके कारण इसके तरली रूप में होता है, इससे गुंबद या सील का निर्माण होता है, ऑन द अदर हैंड इससे शंकु का निर्माण होता है। हमने देख लिया कि इस टाइप के तो जब क्या है बेसाल्ट का प्रवाह होता है, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ के पृथ्वी पर पाए जाने ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी है सबसे अच्छे उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्य रूप से बेसाल्ट से निर्मित है, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, बहुत तरल होता है, इसी कारण इनकी ज्वालामुखी ढाल तीव्र नहीं होते। मीन्स अगर हम देखें जो बेसाल्ट से निर्मित ज्वालामुखी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा तरल होते हैं, इसके कारण से ढाल तीव्र नहीं बनते। यदि किसी तरह की निकास नली या वेंट से पानी भीतर चला जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाते हैं। अन्यथा कम विस्फोट होना भी इनकी विशेषता है। ये ज्वालामुखी लावा फुव्वारे के साथ निकलते हैं और शंकु कौन बनाता है जो सिंडर शंकु सिंडर कौन के रूप में विकसित होते हैं। मीन्स सील्ड ज्वालामुखी जो हैं जो बेसाल्ट से निर्मित होते हैं ये क्या थोड़े से ज़्यादा फैलते हैं लेकिन ये भी कौन का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं सिंडर कौन। मिश्रित ज्वालामुखी या कंपोजिट वोल्केनो है। इन टाइप के ज्वालामुखी में बेसिकली बेसाल्ट की अपेक्षा अत्यधिक ठंडे होते हैं। जो गाढ़ा चिपचिपा लावा को उद्गार करते हैं, ये थोड़ी सी गाढ़ा ज्वालामुखी होते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी कंपोजिट वोल्केनो जो होते हैं, ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट करते हैं। इनके लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालखंडिस्म या पायरोक्लास्टिक पदार्थ राख पायरोक्लास्टिक पदार्थ या राख धरातल पर पहुँचती है। यह पदार्थ निकास नली के थ्रू या के आसपास के एरिया में जम जाती है। इसे ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं कैलेड्रा, कैलेड्रा में क्या होता है कि इसमें पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी बोला जाए। ज्वालामुखी ये इसी के अंडर में आते हैं। क्या होता है इसमें कि ये बहुत ज़्यादा विस्फोट होते हैं। जब इनमें विस्फोट होता है तो ये ऊँचा ढाँचा बनाने के बजाय अपने आप में ही स्वयं में धँस जाते हैं। मीन्स ये कौन में निकलने की जगह क्या अपने आप में ही धँस जाते हैं और धँसे हुए विध्वंस गर्त लावा की गिरने से गयच्चे बन जाते हैं, जिससे क्या ज्वालामुखी कैलेड्रा का निर्माण ये कैलेड्रा कहलाते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इनमें लावा प्रदान करने की जो या मैग्मा प्रदान करने की जो क्षमता है, बहुत ज़्यादा है। इनमें मैग्मा का विशाल भंडार है। इनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मैग्मा है। ये इनके द्वारा जो है पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह जो निर्मित पहाड़ी होती है, वो मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। बेसाल्ट प्रभाव क्षेत्र फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस बोला जाए तो ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बहता है।
संसार के कुछ भागों में हज़ारों वर्ग किलोमीटर में लावा के प्रभाव से ढके हैं। इन लावा के क्रमानुसार जो कुछ प्रवाह होते हैं जो 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। कई बार जो हमारा अगर एग्ज़ाम्पल देखा जाए तो दक्कन ट्रैप जो है एंड महाराष्ट्र का पठार है, ज़्यादातर भाग में पाया जाता है। यह बेसाल्ट लावा से प्रभावित क्षेत्र है। बेसाल्ट लावा का प्रभावित क्षेत्र जो अम्लीय लावा से बना हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में अधिक वृहद क्षेत्र में इसका प्रभाव से ढका था। मीन्स जो हमारा बेसाल्ट प्रभावित क्षेत्र था, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी जो होते हैं, इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। ये सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहता है।